अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर जैसा कि आपको पता है कि वो इस समय अपनी एक नई 130 किलोटन इंजन टेस्ट फैसिलिटी पर काम कर रहे हैं, जो कि मुख्यतः कावेरी डेरिवेट इंजन, कावेरी 2.0 और एमका इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली है। तो इस पर एक बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत का एक ऐसा एम्बिशन जिसके अंतर्गत भारत अपना खुद का जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम एडवांस करना चाहता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट फैसिलिटी है जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बनाई जा रही है, ये ऑलरेडी अपने कंप्लीशन के फाइनल स्टेजेस में है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये नई फैसिलिटी बेंगलोर के राजनकुंटे में स्थित है और यहाँ पर जो फैसिलिटी है इस पे जो वर्क है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और आने वाले भविष्य में भारत के जो क्रूशियल इंडिजिनस मिलिट्री पावर प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट हमें यहाँ पर होता दिखाई पड़ेगा। इस फैसिलिटी के निर्माण की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। ये एक 130 किलोटन की ट्विन इंजन टेस्ट बेड है, जहां पर ऑफिशियल जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो इंटीरियर वर्क है ये अगले कुछ महीने में पूरा हो जाएगा और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये अक्टूबर से लेकर नवंबर 2025 तक ऑपरेशनल होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जो टाइमलाइन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो की प्रोजेक्ट है जो आने वाले भविष्य में वैलिडेट किए जाएंगे। पहला होगा एक कावेरी डेरिवेट इंजन या ड्राई कावेरी इंजन, जो कि घातक यूकैप के लिए प्रपोज किया गया है। दूसरा होगा एमका इंजन, जो कि एमका और टेरबीएफ के लिए प्रपोज किया गया है। उनकी टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। हालांकि ये जो की लैबोरेटरी है डीआरडीओ की, इसका बहुत ज़्यादा फायदा भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखने को मिलने वाला है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी जहां पर हमें यहाँ पे ट्विन टेस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला था और जो इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं वो लगातार काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं कम से कम समय में, ताकि जो जेट इंजन टेस्टिंग है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो सके। इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर जो टेस्ट किए जाएंगे वो इंजन को और ज़्यादा रिफाइन करेंगे और अगर कोई समस्या आती है तो उसको रेक्टिफाई करने के बाद इंजन को यहाँ पर टेस्ट किया जा सकेगा। इस मामले की जानकार लोगों का ये कहना है कि ये जो नई टेस्ट फैसिलिटी है ये पूरी तरीके से 2026 तक ऑपरेशनल होने वाली है और इंजन ट्रायल यहाँ पर 2026 के मध्य से शुरू हो जाएंगे और पहला इंजन जो इस फैसिलिटी में टेस्ट किया जाएगा या जिसके ट्रायल शुरू होंगे वो कोई और नहीं होगा बल्कि कावेरी डेरिवेट इंजन होगा, जिसको आप ड्राई कावेरी के नाम से जानते हैं। ये इंजन बेसिकली GTX 35BS कावेरी का ही एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, जो कि 45 से 51 किलोमीटर के बीच का थ्रस्ट जनरेट करता है और ये मुख्यतः घातक अनमैन कॉम्बैटिव व्हीकल में यूज किया जाना है। घातक जो कि एक 13 टन का ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट होने वाला है, वो कावेरी इंजन से पावर्ड पहला एयरक्राफ्ट होगा। और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि इस इंजन ने ऑलरेडी अपनी जो स्टेबल परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करके रखा है और माना जा रहा है कि रशिया में जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर इसके जो रिजल्ट अभी तक आए हैं वो काफ़ी संतोषजनक आए हैं। अभी जो नई डोमेस्टिक फैसिलिटी है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ये कावेरी डेरिवेट इंजन में जो रिफाइनमेंट का वर्क है उसको एसिलरेट करेगी और इंश्योर करेगी कि जो रिलायबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरी हो जाए। अब ये जो टेस्ट कंप्लीशन है अब्रॉड में जब ये पूरा हो जाएगा, जो कि इन फ्लाइट ट्रायल चल रहे हैं IL-76 से, तो यहाँ पर जो फुल सर्टिफिकेशन होगा कावेरी इंजन का उसको 2026 तक प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं राजनकुंटे में ये जो नई फैसिलिटी है ये फास्टर डिजाइन इटरेशन और जो वैलिडेशन है उसको इनेबल करेगी और हमें ये भी इनेबल करेगी कि हम लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को कम से कम समय में शुरू कर सकें और सारे टेस्ट हम पूरे कर लें। अब कावेरी इंजन से अगर हम हट के भी बात करें तो ये फैसिलिटी हमारे दूसरे इंजन प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि GTRE इस समय कावेरी 2.0 को भी एक्सप्लोर कर रही है और ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। GTRE के मल्टीपल सोर्सेज ने मीडिया में आकर खुद ही ये चीज़ कही है कि कावेरी 2.0 का आधार होगा कावेरी डेरिवेट इंजन का सर्टिफिकेशन। जैसे ही सर्टिफिकेशन मिलता है तो अविलंब यहाँ पर कावेरी 2.0 पर काम शुरू किया जाएगा, जो कि एक 90 किलोटन तक का जेट इंजन होने वाला है और इसका उद्देश्य होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करना। यानी ये प्रोग्राम अभी भी जीवित है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है और हम सब अच्छे से जानते हैं कि बिना स्वदेशी इंजन के आत्मनिर्भरता की उम्मीद करना भी बेईमानी होने वाली है। इसके अलावा जो एमका के लिए हम 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित कर रहे हैं, जो कि हमारा बेसिकली स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, उसके लिए भी ये फैसिलिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड और सुपरसोनिक फ्लाइट कंडीशंस हैं उनको सिमुलेट किया जा सकता है, जहाँ पर इंजन की स्टेल्थ, एफिशिएंसी और थ्रस्ट वेक्टरिंग फीचर को हम वैलिडेट कर सकते हैं।
हालांकि एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि अभी एक चीज़ की कमी है जो खल रही है और उस पे भारत सरकार को तत्काल तौर पर ध्यान देना चाहिए, वो है एक फ्लाइंग टेस्ट बेड। भारत में अभी तक जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। पहले माना जा रहा था कि एक एयर इंडिया के जो बोइंग 747 है इनको लिया जाएगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी धूमिल हो चुकी है क्योंकि उसमें इंडियन एयरफोर्स या जीटीआरई की तरफ से कोई विशेष हरकत देखी नहीं गई जो ये इंश्योर करे कि बातचीत चल भी रही है। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या बचते हैं? ऑप्शन सिंपल है कि हाल ही में अपने अपडेट में हमने आपको बताया भी कि जो कावेरी के लिए फंड्स रिलीज किए गए हैं वहाँ पर बेसिकली जो एक तेजस का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है वो डिमांड किया गया है जीटीआरई की तरफ से, ताकि जो इंजन टेस्टिंग है उसको सही से पूरा किया जा सके। जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी तक हमने जितने भी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किए हैं वो एक IL-76 टेस्ट बेड के साथ पूरे किए हैं, लेकिन आपको पता है कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कभी भी फाइटर जेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी नहीं कर सकता, रिजेंबल नहीं कर सकता। हमें ये देखना है कि जो हाई जी मनोवर्स है, नेगेटिव जी टर्न है, या हाई स्ट्रेस सिचुएशन है और एक फास्टर एसिलरेशन है, इस कंडीशन में हमारा कावेरी इंजन कैसे परफॉर्म करता है। और जब तक ये क्रिटिकल डेटा हमको नहीं मिलेंगे हम इस चीज़ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि फाइटर जेट में इंटीग्रेशन के बाद ये कैसे फंक्शन करेगा। और इसीलिए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो एक तेजस एयरक्राफ्ट है इसकी डिमांड गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने करी है। अब भारत का रक्षा मंत्रालय ये डिसाइड करेगा कि उनको कौन सा एयरक्राफ्ट देना है। फ्लाइंग टेस्ट बेड की डिमांड आज से नहीं है बल्कि 2000 के दशक से है। पहली बार IL-76 एक नए IL-76 की मांग की गई थी, लेकिन उस समय बजटरी कंस्ट्रेन के चलते और कुछ कारणों के चलते भारत ने रूस के साथ IL-76 की डील को फाइनलाइज नहीं किया। फिर यहाँ पर बात होती है कि क्यों ना जो पुराने MiG-21A हैं इनमें से किसी एक वेरिएंट को चुना जाए या एक एयरक्राफ्ट को चुना जाए और उसको फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट किया जाए और टेस्टिंग को पूरा किया जाए। लेकिन वो भी अननोन रीजंस की वजह से कभी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया और अभी भी हमें फ्लाइंग टेस्ट बेड का वेट है। उसके बाद सुखोई 30 MKI का नाम जोड़कर देखा गया और कहा गया कि सुखोई 30 MKI एक पावरफुल एयरक्राफ्ट है और ये एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभा सकता है। लेकिन फिर रिपोर्ट सामने आई कि सुखोई 30 MKI की जो मैसिव इंजन बे है उसमें हमें मेजर मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और दूसरे बदलाव करने पड़ेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स में एनालिस्ट ये भी कहते पाए गए कि सुखोई 30 MKI कावेरी जैसे छोटे इंजन के लिए टेस्ट बेड की भूमिका निभाने के लिए एक उपयुक्त एयरक्राफ्ट नहीं है। तो अभी भी जीटीआरई एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शंस को और एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि जो सिंगल इंजन फाइटर्स हैं ये टेस्ट बेड के तौर पर अगर आसान यूज़ किए गए तो इनसे रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मान लीजिए भगवान ना करे अगर कोई इंजन फेलियर जैसी समस्या आती है तो फिर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए ये तो भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। तो देखना ये है कि भारत का रक्षा मंत्रालय जिसने भी हाल ही में ये जो फैसिलिटी है इसको तो पूरा करवा दिया, लेकिन फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए मंजूरी कब तक देता है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।